नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लाइफ की जर्नी में। लाइफ की जर्नी, हर दिन एक नई सीख। एक संपूर्ण व्यक्ति को सफल बनाने के लिए स्वयं के साथ परिजन, मित्र एवं परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी सफलता का उद्देश्य क्या है, आप सफलता को कैसे पा सकते हैं, सफलता के क्या क्या गुण हैं। ये सारी चीज़ों को हम आज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात करने वाले हैं। क्या आप भी सफलता के लिए तैयार हैं? तो जुड़िए हमारे इस यूट्यूब के साथ। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपका ये उद्देश्य है, आप दिमाग में ये बैठा लें कि सफलता का उद्देश्य क्या है, आप सफलता किस प्रकार पा सकते हैं, आपकी सफलता क्या है। जी हाँ, सफल छात्र का मापदंड। हर छात्र का एक लक्ष्य होता है जिसे पाकर वह अपने आप को सफल छात्र बताता है। सफल छात्र क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। एक छात्र से पूछा गया कि वह अपने आप को सफल छात्र क्यों बता रहा है, जबकि उसे इस वर्ष 2 विषयों में पूरक परीक्षा में बैठना था और वह अपने आप को सफल छात्र बता रहा था। इसी की तुलना में एक छात्र और है जिसे 40% अंक अर्जित हुआ है, 40% अंक मिला है और वह अपने सहपाठियों के फेल होने की तुलना में खुद को सफल छात्र बता रहा है। जबकि उसमें एक छात्र ऐसा भी है जिसने कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने पर अपने आप को सफल छात्र इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उनके अनुसार जो प्राप्त अर्जित अंक है वो उन्हें नहीं मिला, इसलिए वह खुद को सफल छात्र नहीं मान रहा। इसमें सबसे बड़ी योगदान होती है छात्रों का मापदंड। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि छात्रों का मापदंड जो है कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, ये जरूरी है। जब तक एक छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेता, वह पूरक परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता। इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है, सबसे बड़ी जो सोच होती है, वह होती है सकारात्मक सोच। अगर वह दिल से सोच ले कि इस वर्ष मेरे द्वारा किसी भी निर्धारित किए गए लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, तो वह उसे प्राप्त जरूर हो जाएगा। उसमें कुछ बातों का जो ध्यान है वो रखना पड़ता है। लक्ष्य का उद्देश्य केवल पास होना ही नहीं होता, एक अच्छे नंबर लाना भी एक लक्ष्य होता है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रतिदिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य को कम से कम 3 बार जरूर दोहराना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसमें सबसे जो मोस्ट जरूरी बात होती है वो है सकारात्मक सोच। कहने का मतलब ये है कि आप पुस्तक जो है पूरा पढ़ें, अधूरा नहीं। क्योंकि आप अगर पुस्तक पूरा पूरा पढ़ेंगे तभी आपके लिए लक्ष्य की प्राप्ति करना संभव है। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको पुस्तकें जो है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बाजार में मिलने वाले गेस्ट पेपर आदि या कुछ के भरोसे रहें तो आपको लक्ष्य प्राप्त करना उतना ही कठिन होता है। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है सकारात्मक सोच। इस कहानी के माध्यम से मैं एक छोटा सा कहानी है जो सकारात्मक सोच से मिलती जुलती है, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आकाश में एक पानी की नन्ही सी जो बूंद है, वह अपने सकारात्मक प्रभाव से यह सोचने लगी कि मैं तपती रेगिस्तान में जाकर अपना योगदान दूं, अपना कुछ अंश वहां गिरा के मैं तपती रेगिस्तान को हरा भरा कर सकूं। ये एक नन्ही सी बूंद की सोच होती है। जिस प्रकार से उसकी सकारात्मक जो प्रभाव है उसके विपरीत नकारात्मक प्रभाव जो बादल और हवा होती है, वह एक नन्ही सी पानी की बूंद को उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है और उसे क्या करती है, समुद्र में गिरा देती है। लेकिन पानी की जो बूंद है वह अपने सकारात्मक प्रभाव से समुद्र में जाके सीप के मुंह में जा गिरी। इस प्रकार वह मोती के रूप में समुद्र में बाहर निकली। इस प्रकार आप अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी मंशा बनाई है कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। केवल कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है जिससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सही छात्र की सफलता में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, अगर आज के समय में सही समय पर माता पिता जो है छात्र की सफलता में सही समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उनको सफलता प्राप्त करने में उतना ही कठिनाई होगी। जब हम एक घर बनाते हैं तो प्रतिदिन घर को जाकर एक बड़े ही प्यार से आत्मीयता से घर को देखते हैं कि घर कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, घर बनने में क्या क्या आवश्यक सामान, रेत गिट्टी जो ईंट होती है वो किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, कैसे डाला जा रहा है। तो घर बनना स्टार्ट होता है तो प्रारंभ से ही हम उनका देख रेख शुरू कर देते हैं। जी हाँ, उसी प्रकार छात्र के जो शिक्षा का स्तर है वो शुरुआत होते ही हमको उसी प्रकार उन पर इतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना हम घर की नींव मजबूत होने तक उन पर ध्यान देते हैं, एक सुंदर सा घर बनने तक उन पर हम ध्यान देते हैं। उसी प्रकार जो है छात्र के पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस पर भी हमको शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम शुरू से ही उनकी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो उनका पढ़ाई का जो स्तर है, जो लेवल है, वो दिन ब दिन क्या हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा, जिससे उनको सफल जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि एक टावर है जिसका ऊंचाई जो है 100 मीटर है और उसका कुल वजन जो है 10,000 टन है। उस 10,000 टन जो वजन है उसमें से 6,000 टन जो है जमीन के अंदर
बना हुआ है, जमीन के लेवल तक बना हुआ है। सिर्फ जो है 40% अर्थात जो 4000 टन है वो जमीन के ऊपर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जमीन की जो नींव है वो जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा मकान जो है अच्छा और मजबूत बनेगा। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई का जो स्तर है वो अपने बच्चों में हम छात्र में निरंतर स्टार्टिंग से ही शुरू से ही हम उन पर ध्यान देंगे, उनकी हर छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करके उन पर ध्यान देंगे तो उनको सफल छात्र बनने से कोई नहीं तो रोक सकता। सफल छात्र वो आसानी से बन सकते हैं। इसलिए छात्रों के पढ़ाई में माता पिता को सहयोग करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, ना ही उनको प्रताड़ित करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर उनका हम समस्याओं को सुलझाएंगे, उनका मदद करेंगे, उनका पढ़ाई की जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, जिससे उनको सफल छात्र बनने में बहुत ही आसानी होगी। इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने चाहते हैं कि सफल छात्र का जीवन कैसे होता है और माता पिता का इन पर क्या योगदान होना चाहिए। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति का जो पुत्र है वो ताड़ के पेड़ में 40 फीट ऊपर पेड़ पर चढ़कर जो है फल तोड़ रहा होता है ना। तो फल तोड़ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। फल तोड़ के जैसे वो नीचे उतरते हैं तो एक व्यक्ति है, उनको उनके पिता द्वारा सचेत किया जाता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है, सावधानी से उतरे। फिर भी उनके पिता द्वारा जो है कोई जवाब नहीं दिया जाता। जब वह 40 फीट से 30 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है फिर उस व्यक्ति द्वारा बोला जाता है कि अपने पुत्र से कहो कि वह 30 फीट ऊंचाई पर है, सावधानी से उतरे। पिता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता। धीरे धीरे वह व्यक्ति जो है 5 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है, तब भी उनके पिता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो फिर सामने वाला जो व्यक्ति है वो सोचते हैं कि मैंने इनको इतना बार बोला कि सावधानी से उतरो, सावधानी से उतरो, फिर भी इनके पिता द्वारा जो है किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उनके पिता जो है 40 फीट से पूरा 35 फीट की ऊंचाई तक आते हुए उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जैसे ही उनका उतरने को 5 फीट ही बचा था तब पिता द्वारा बोला जाता है कि बेटा सावधानी से उतरो। तब वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना टाइम से इनको बता रहा हूँ कि कम से कम ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो उस ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए सावधानी से उतरो। लेकिन जैसे ही ये ज़मीन के पास में आ गया तब इनके पिता द्वारा क्यों कहा गया कि सावधानी से उतरो। तब पिता द्वारा ये बात बोला जाता है कि अगर मैं 40 फीट ऊंचाई पर चढ़ा हुआ मेरे पुत्र को बोलता कि सावधानी से उतरो तो उनका जो जो ध्यान है वो ऑलरेडी जो है उनके खुद के ऊपर रहेगा, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। क्योंकि वो जो उतनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है उनको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मेरा हड्डी पसली सब टूट जाएगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन जैसे ही वो 5 फीट जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर था तभी मैं उनको सचेत किया, क्योंकि अगर मैं उनको समय पे सचेत नहीं करता तो उनको ये लगता कि मैं ज़मीन के पास लगभग पहुंच ही गया हूँ, अब पेड़ से लगभग उतर ही जाऊंगा। तो वो जो है एकदम निश्चित हो जाता और उस निश्चित होने की वजह से उनका जो ध्यान है वो भटक जाता और वो वहाँ से गिर जाता। तो इसीलिए जो 5 फीट की ऊंचाई पर जो बचा हुआ था उनको उतरने के लिए उनको सही समय पर सचेत किया, जिससे वह जो है ज़मीन में आसानी से आ गया। अगर सही समय पर सचेत नहीं किया जाता तो शायद वह बेफिक्र होकर कि मैं ज़मीन के पास आ गया करके वो बेफिक्र हो जाता, तो उससे वो गिर भी सकता था। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों को सही समय पर कब सावधान करना चाहिए। पहले जो छात्र हैं वो गुरुजनों को भगवान से भी ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि एक उदाहरण है इसमें एक द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी है, जिसमें द्रोणाचार्य द्वारा अंगूठा मांगने पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया, उनको भेंट कर दी। इसी प्रकार बहुत सारी कहानियां थी जिससे हमें पता चलता है कि गुरु शिष्य की क्या परंपराएं थी, क्या कहानियां थी। उस समय गुरु द्वारा शिष्य को किसी बात की आज्ञा देने पर उसे ब्रह्म वाक्य माना जाता था, परंतु आज के समय में शिक्षकों द्वारा बच्चों को छात्र जीवन में पढ़ाना उतना ही आसान नहीं। इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने आप को एक अच्छा शिक्षक एवं स्कूल की गरिमा रखने में शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इस प्रतिस्पर्धा में अगर बच्चे अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे अंक नहीं ला पा रहे हैं, तो शिक्षकों को एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज के शिक्षक को अपने बच्चों की साइकोलॉजी एवं प्रेरणा देते हुए बच्चों की जो मानसिक योग्यता है उनमें विकास करने की भी शक्ति उनमें शिक्षकों में होनी चाहिए एवं बच्चों को परखने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा बच्चों का फुटबॉल टीम में चयन किया जाना था। तो फुटबॉल टीम में चयन करने के पश्चात उसमें से कुछ बच्चा ऐसा है जो अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता था, अच्छा से अभ्यास नहीं कर पाता था। उनकी लापरवाही को देखते हुए जो स्पोर्ट्स टीचर जो थे वो उस बच्चे को कुछ वक्त के लिए ग्राउंड से बाहर कर दिए, जबकि वो बच्चा बार बार रिक्वेस्ट किए स्पोर्ट्स टीचर से कि मुझे एक मौका और दीजिए, बार बार उनसे विनती किया कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, अपनी खेल को अच्छे से पहचान लूंगा, बहुत अच्छी से खेल का प्रदर्शन करूंगा। उक्त विनती के पश्चात जो स्पोर्ट्स टीचर हैं
है ना, वो उनके रिक्वेस्ट करने पर उनको वापस टीम में शामिल करते हैं। एक स्पोर्ट्स टीचर द्वारा उक्त खिलाड़ी को वापस टीम में शामिल करने के बाद वह जो लापरवाह खिलाड़ी था बहुत अच्छा खेलने लगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगा, साथ ही साथ 2-4 गोल जो है वो दागने लगा। उसका परफॉर्मेंस देख के स्पोर्ट्स टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा टीम में चयन किए जाने पर कोई गलती नहीं किया गया है, हम अच्छी टीम का चयन किए गए हैं, है ना। तो इस पश्चात जो है उस छात्र से टीचर द्वारा पूछा जाता है कि पहले आपने खेल में इतनी ज़्यादा लापरवाही दिखाई, लेकिन उसके बाद आपने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन कैसे किया। तब जाके उक्त बच्चे द्वारा ये बताया गया कि इस ग्राउंड में जो मैं मैच खेल रहा हूँ, है ना, उसमें मेरे पिताजी ग्राउंड पर बैठ के मेरा मैच देख रहे थे। तो ग्राउंड में मैच देखने के पश्चात जो है वो टीचर, स्पोर्ट्स टीचर जो थे, वो ग्राउंड की तरफ वापस मुड़ के देखते हैं। उस समय उनके पिताजी वहाँ पास मौजूद नहीं थे। तो पूछते हैं कि इसमें तो आपके पिताजी मौजूद नहीं हैं, तो आपने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन कैसे किया। तो उक्त जो छात्र हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे पिताजी गुजर गए, वे इस दुनिया में नहीं हैं। एक बात और कि मेरे पिताजी अंधे थे एवं सुन नहीं सकते थे, लेकिन मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे इतना अच्छा परफॉर्म करना है, इतना अच्छा खेलना है, क्योंकि मेरे पिताजी के अंदर जो आत्मविश्वास थी मुझे देखने की, सुनने की, उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। इसलिए मैंने जो भी आज खेल का प्रदर्शन किया वो अपने पिताजी के लिए किया। ये बात कहकर वो जो है स्पोर्ट्स टीचर का दिल जीत लेते हैं एवं अपने खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उस छात्र को अपने आप बोध हुआ कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और जो मैं खेल खेला हूँ वो उनकी आत्मा की शांति के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि एक शिक्षक को भी एक सही छात्र की पहचान जो है सही समय पर करना चाहिए, और जो छात्र लापरवाह है उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको अच्छी सी सीख देनी चाहिए, उनके अंदर अच्छी भावनाएं जागृत करनी चाहिए। तभी एक सफल छात्र का जीवन एक अच्छा मुकाम तक पहुंच सकता है, एक अच्छा जीवन बन सकता है। कोई भी शिक्षक अपने छात्रों को पहचान कर सही निर्णय ले ताकि बहुत अच्छे परिणाम मिल सके। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि एक अच्छे छात्र का जीवन गुरुजनों, मित्रजनों एवं माता पिता के द्वारा ही सफल बनाया जा सकता है। सफलता का रहस्य छात्र, शिक्षक और परिजन। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।